अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 13th क्लास है। आज की क्लास में हमने सीखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तब की जाती है जब आप कोई भी डाटा को अपनी किसी भी कंडीशन के मुताबिक उसको आप सॉर्ट करना चाहें, उसका एनालिसिस करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए मैंने एक ये टेबल बनाया हुआ है जो कि क्लास रिज़ल्ट का है, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं और एंड पे एक रिज़ल्ट का कॉलम है। इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हमने करनी हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्टेन्ड मार्क्स का जो कॉलम है इसको हमने सेलेक्ट किया और आपको होम टैब के अंदर ये इधर बिल्कुल ऊपर एक टैब नज़र आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसमें आप जाएं, सबसे पहली ऑप्शन नज़र आ रही है हाईलाइट सेल रूल्स। इसके अंदर आप डिफरेंट रूल्स हैं जिनके मुताबिक आप डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन नज़र आ रही है ग्रेटर दैन की। ग्रेटर दैन को क्लिक करें तो आपसे ये पूछते हैं कि आप कौन से डाटा को हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 62.5। अगर हम यह चाहते हैं कि 50 मार्क्स से ग्रेटर जो वैल्यूज़ हैं उनका कलर जो है, ये द कलर्स की भी ऑप्शन है जो आप अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट करना चाहें। जैसे ये है कि रेड टेक्स्ट हो जाए, 50 मार्क्स से जो अबव वैल्यूज़ हैं उनका जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो जाए, तो वो हमने सेलेक्ट किया, ओके का बटन दबाया। अब आप देखें कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से अबव थे उनके कलर जो है वो टेक्स्ट का वो रेड हो गया है। जैसे ये 80, 88, 60, 67। इसी तरह अगर आपने इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो इसको सिलेक्ट करें, डाटा को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और नीचे ये ऑप्शन नज़र आ रही है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल में जाके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स इस पर क्लिक करें तो वो जो आपने फॉर्मेटिंग अगर पहले आपकी ठीक नहीं हुई या किसी वजह से आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव हो जाएगी। मज़ीद जो फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं वो ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएं। इसी तरह ग्रेटर दैन की ऑप्शंस थी। इसी तरह एक ऑप्शन है लेस दैन की। लेस दैन में अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम है तो यहाँ 50 नंबर आप लिखें और इसको अगर आप ओके करें तो अब आप देखें कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से लेस हैं, जैसे 37 है, 48 है, 45 है, अब उन सेल्स को एक्सेल ने हाईलाइट कर दिया है। मज़ीद इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शंस जो हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में मौजूद हैं, उसको भी हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये वाली जो है इसको रिमूव की। एक ऑप्शन जो और मौजूद है वो है बिटवीन की वैल्यू। बिटवीन में ये है कि अगर आप कोई से दो नंबर्स के दरमियान वाले सेल्स को हाईलाइट करना चाहें, जैसे इसमें है कि 50 और 75 के दरमियान अगर कोई नंबर्स हैं तो ये उनको हाईलाइट कर देगा। तो उसके लिए इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि इसने 50 और 75 मार्क्स के दरमियान जो स्टूडेंट्स थे 60, 67, 67, 75 उनको हाईलाइट कर दिया और बाकी जो है वो जैसे पहले थे सेल्स वो वैसे ही रहे हैं। एक और ऑप्शन इसमें जो होती है वो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो नीचे आए तो ये है डुप्लीकेट वैल्यूज़ की। अगर आपके किसी भी डाटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, वो सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, उसको अगर आप देखना चाहें कि कहाँ कहाँ वैल्यूज़ सेम आ रही है दोबारा, तो उसके लिए आप डाटा को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग अगर आप यूज़ करें तो अब आप देखें कि ये मेरी 67 मार्क्स की जो वैल्यू है ये रिपीट हो रही थी, तो इसको जो है एक्सेल ने हाईलाइट कर दिया है और बाकी जो सेल्स हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही रहे हैं। तो इस तरह जो है डाटा को एनालाइज करने में, उसको फॉर्मेट करने के लिए ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो एक्सेल जो है हमें सहूलत देता है वो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है हमारे लिए। मज़ीद जो है इसमें एक और चीज़ थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, इसमें आप टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ रहा है टेक्स्ट डेट कंटेन्स, इस पर अगर आप जाएं तो इस पर आपने सेल में वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप सर्च करना चाहें या हाईलाइट करना चाहें। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ
पास वाले में। तो अब ये जिसको पहला डाटा मैंने सेलेक्ट किया था, इसमें क्योंकि नंबर्स थे, कोई भी पास इसमें नहीं लिखा हुआ था तो हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन आप ये रिज़ल्ट वाला अगर आप कॉलम देखें, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं और इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मैं लगाऊं टेक्स्ट दैट कंटेन्स में, तो अब आप देखें कि जहाँ जहाँ पास लिखा हुआ था उसने उसको हाईलाइट कर दिया और फेल वाले जो थे रिज़ल्ट की रोज़ थी वो ब्लैक में ही रही हैं। तो इस तरह अगर आप कोई अगर क्लास का रिज़ल्ट बना रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई डाटा को एनालाइज कर रहे हैं और उसमें एक ख़ास किस्म के सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप एक्सेल के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें मज़ीद भी जो है वो रूल्स हैं, जैसे कि अगला है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में ये होता है कि जैसे अगर मेरे पास ये डाटा है ऑब्टेन्ड मार्क्स का, इसमें मैं टॉप बॉटम रूल्स में गया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रही है टॉप 10 आइटम्स, इसको सिलेक्ट करें। अगर आप अपनी टॉप 3 जैसे कि ये स्टूडेंट्स को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि जिनके टॉप 3 मार्क्स आए हैं, तो आपने ये देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। आप जिनके पहले टॉप 3 को हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ से आप 3 पे सिलेक्ट करें, इसको ओके करें। तो अब आप देखें कि टॉप 3 मार्क्स थे जिनके 88, 80 और 75, उनको जो है हाईलाइट कर दिया और बाकी जो है वो वैसे ही रहे हैं। सिमिलरली इसमें एक और मज़ीद जो है वो ऑप्शन ये है बॉटम 10 आइटम्स को भी अगर आप बॉटम 3 स्टूडेंट्स को या बॉटम जितने भी स्टूडेंट्स को अगर आप देखना चाहें, तो उसके लिए आप जिस तरह टॉप के लिए किया था, तो ये बॉटम 3 स्टूडेंट्स 45, 37 और 48 मार्क्स वाले, उनको भी जो है वो हाईलाइट जो है वो स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो इस तरह जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये अभी जो थी 2 हमने टैब्स देखे हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स का और टॉप बॉटम रूल्स का। इसके अलावा ये डिफरेंट नीचे जो है वो रूल्स भी गिवन है, ये किस तरह यूज़ किए जाते हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 14th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट की थी, तो आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही हम मज़ीद जो है डिटेल में देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लास्ट क्लास में हमने ऊपर के जो 2 टैब्स थे, हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप बॉटम रूल्स जो थे, इनको हमने देखा था। आज हम जो थर्ड ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे वो है डाटा बार्स। डाटा बार्स में क्या होता है, हमने डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप ये डाटा बार की किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो अब आप देखें कि इसने बार्स जो हैं वो सेल के अंदर ड्रा कर दिए हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स थे 88, उसमें जो है हमारा जो बार है ब्लू कलर का, वो जितनी सेल की जो है विड्थ है उसके बराबर है। जो 80 मार्क्स हैं वो उससे कम है, 67 उससे कम है। यानी कि बार की लेंथ से हमें जो वैल्यू है उस नंबर की, उसका जो है वो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी है। ये भी एक किस्म का डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसके अलावा जो इसमें एक ऑप्शन है वो ये है कि डाटा बार्स के अंदर ये थी ग्रेडियंट फिल, और नीचे एक ऑप्शन आती है सॉलिड फिल। इसमें जो है वो जो कलर्स हैं हमारे वो सॉलिड कलर्स हैं, ग्रेडियंट कलर्स जो थे वो उससे ऊपर वाली ऑप्शन थी। इसमें सॉलिड कलर्स के साथ बार्स को फिल किया गया है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मज़ीद जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार के नीचे एक और ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। उसके लिए अगर आप देखें डाटा बार के नीचे एक ऑप्शन है कलर स्केल की। कलर स्केल में आप देखें तो ये देखें, जब हमने डाटा को सिलेक्ट किया है तो इसने 3 कलर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। इसमें है एक ग्रीन कलर्स के शेड है, एक ये येलो कलर के शेड है और एक जो रेड कलर के शेड है। जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी टॉप वैल्यूज़ को, येलो जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो मिडल में वैल्यूज़ हैं, और जो रेड कलर के शेड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं बॉटम वैल्यूज़ को, यानी कि सबसे एंड पे जो और सबसे कम वैल्यूज़ जो हैं उनको रेड कलर से उसने रिप्रेजेंट कर दिया है।
तो 88 जो थी टॉप वैल्यू थी, इसको डार्क ग्रीन कलर है, 80 उससे लाइट ग्रीन कलर है, और 75 जो है वो ग्रीन कलर का सबसे लाइट शेड है। इसी तरह येलो कलर के 3 जो है वो शेड्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और फिर जो बॉटम में 3 वैल्यूज़ थी उनको रेड कलर से शो किया गया है, और जो 37 जो सबसे लास्ट सबसे कम नंबर थे उसको आप देखें सबसे जो डार्क रेड कलर है उससे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह भी डाटा को समझना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और ऑप्शन जो है वो है ये कलर, ये थे कलर स्केल्स थे। कलर स्केल्स के बाद सेम ऑप्शन इस तरह की होती है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स के अंदर भी वही 3 कलर्स हैं, ग्रीन, येलो और रेड, लेकिन इसमें जो है डिफरेंट यहाँ पे आप देखें कि ये एरोज़ हैं, ये शेप्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, नीचे मुख्तलिफ रेटिंग्स की फॉर्म्स हैं। उस तरह भी आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एरो फॉर्म है, इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये देखें जो टॉप 3 हमारे पास मार्क्स हैं 80, 88, 80 और 75, इसको इसने अपवर्ड ग्रीन कलर का जो एरो है उससे रिप्रेजेंट किया है। जो मिडल में 3 मार्क्स थे येलो कलर के, उसको जो है इसने जो राइट डायरेक्शन वाला जो एरो है उससे शो किया गया है, और जो बॉटम 3 मार्क्स हैं उसको डाउनवर्ड रेड एरो से शो किया गया है। तो इस तरह भी अगर आपके पास कोई डाटा मौजूद हो तो उसे हमें डाटा का ट्रेंड जो है वो इजीली समझ लग जाता है कि कौन सी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, कौन सी वैल्यूज़ जो हैं डिक्रीज़ हो रही हैं। इसमें इसकी के अगर आप देखें आइकन सेट्स के अंदर जो है नीचे रेटिंग्स की ऑप्शन भी मौजूद हैं। रेटिंग्स की ऑप्शन में ये डिफरेंट है, जैसे ये वाईफाई का अगर आप देखें कि उसके सिग्नल्स को जिस तरह शो किया जाता है ये उस तरह की ये रेटिंग है। नीचे ये स्टार्स की फॉर्म में रेटिंग है, ये नीचे ये जो है सर्कल की फॉर्म में है, ये स्क्वेयर्स की फॉर्म में रेटिंग है। तो ये डिफरेंट किस्म की जो है वो रेटिंग्स जो हैं वो शो की गई हैं ताकि डाटा को एनालाइज करना हमारे लिए और उसको फिर किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट करना जो है वो आसान हो जाए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी इससे पिछले लेक्चर में भी और अब के लेक्चर में भी कंप्लीट जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है वो हमने सीख ली है। अब आप देखें कि रिज़ल्ट के अंदर मैंने एक चीज़ यूज़ की हुई है, इसको मैंने अगर सेलेक्ट किया है तो आप देखें इधर फार्मूला बार के अंदर तो मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है इफ़ का, जिससे ऑटोमेटिकली ये मेरे डाटा को बता देगा कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो ये किस तरह जो है इफ़ की कमांड लगा के हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इफ़ का फार्मूला जो है वो सीखेंगे। इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लाजमी देखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 15th क्लास है। आज के क्लास में हमने स्टडी करना है इफ़ फार्मूला। इफ़ फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तकरीबन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है और ये उतना ही हेल्पफुल भी है डाटा को एनालाइज करने में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप एक लॉजिक लगाते हैं, एक लॉजिकल टेस्ट इसमें अप्लाई करते हैं और फिर जब वो लॉजिकल टेस्ट को एक्सेल प्रोसेस करता है उस प्रोसेस के बाद जो है एक्सेल रिज़ल्ट प्रेजेंट करता है कि आपने जो लॉजिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई किया था डाटा के ऊपर क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो एक्सेल क्या रिज़ल्ट आपको देगा और फॉल्स है तो क्या आपको वो रिज़ल्ट देगा। अब हर फार्मूला की तरह इफ़ फार्मूला का एक सिंटेक्स है कि ये किस तरह हमने एक्सेल में इसको अप्लाई करना है। तो जैसे हमें पता है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमने इक्वल का साइन जो है वो लिखना होता है। तो ये सबसे पहले हम इक्वल का साइन लिखेंगे। फिर है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट ये है कि हमने कि क्या चीज़ इसमें एनालाइज करना चाहते हैं, हम किस तरह से डाटा को एनालाइज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक क्लास के रिज़ल्ट का टेबल है और इसमें ये स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं ये एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ
कि इनमें से कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं या कौन से स्टूडेंट्स फेल हैं। अब पास या फेल का अंदाज़ा ऐसे होगा कि एक पासिंग क्राइटेरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पासिंग क्राइटेरिया रखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स से अबव मार्क्स हैं वो पास हो जाएं और जिनके 50 से कम हैं वो फेल हो जाएं। तो ये वाला जो लॉजिकल टेस्ट है 50 मार्क्स का, ये हम इफ फार्मूला में अप्लाई करेंगे कि 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स पास होंगे और 50 से ज़्यादा वाले पास होंगे और 50 से कम वाले फेल होंगे। तो इस तरह के लॉजिकल टेस्ट हम इफ फार्मूला में जो है वो अप्लाई करते हैं। और वैल्यू इफ़ ट्रू, आगे है वैल्यू इफ़ ट्रू। वैल्यू इफ़ ट्रू में ये है, हमने इधर वो रिज़ल्ट लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट ये है कि 50 से जो अबव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो पास हों, तो मेरी वैल्यू इफ़ ट्रू यानी कि वैल्यू इफ़ ट्रू ये है पास। लॉजिकल टेस्ट था कि मेरा जो सेल की वैल्यू है वो 50 से अबव है। अब अगर अबव है तो क्या मेरे पास रिज़ल्ट आना चाहिए पास का। और साथ है वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर वो सेल में वैल्यू 50 से कम है यानी कि वो जो मेरा लॉजिकल टेस्ट है वो फॉल्स है, तो अब क्या रिज़ल्ट आएगा फेल, यानी कि स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया है। लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर लॉजिकल टेस्ट जो है हमारा वैल्यू इफ़ ट्रू है तो वो जो है वो हमें शो करेगा कि स्टूडेंट जो है पास है। और अगर हमारी वैल्यू जो है वो फॉल्स है यानी कि जो हमारा स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 50 से कम है, तो फिर हमें वो फॉल्स का रिज़ल्ट शो करेगा। तो फिर हमें वो शो करेगा कि स्टूडेंट जो है वो फेल है। अब इसको लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लिखा। इक्वल के बाद अब आपने लिखना है इफ़ के हमने फार्मूला लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट हमने डाली। अब आप देखेंगे नीचे सिंटेक्स शो हो रहा है लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले हमने लिखना है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमने लगाना है इस सेल के अंदर कि इस सेल में मार्क्स जो लिखे हुए हैं वो 50 से ज़्यादा हैं या कम हैं। इस सेल को सिलेक्ट किया और हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन हो 50 के। ये मैंने एक जो है वो टेस्ट लगा दिया है कि इस सेल में मार्क्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं। अब मैंने डालना है यहाँ पे कॉमा। अब लिखनी है मैंने वैल्यू इफ़ ट्रू। वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर यहाँ पे मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास लिख दिया। अब फिर कॉमा लगाया। अब आपने लिखना है वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर इस सेल के अंदर जो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से कम हैं यानी कि मेरी वैल्यू जो है वो फॉल्स है, तो अब स्टूडेंट को फेल होना चाहिए। ये मैंने जो है ये अब फेल लिख दिया है। तो इसको दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखें लॉजिकल टेस्ट लगाया कि उस सेल के अंदर जो है मेरी वैल्यू 50 से ज़्यादा है। अगर फिर आगे हमने देखा वैल्यू इफ़ ट्रू है, अगर ये जो मैंने लॉजिकल सेल लिखा है अगर ये ठीक है तो वहाँ पे पास वो हमें शो करेगा। अगर वैल्यू फॉल्स है यानी अगर 50 से मार्क्स कम हैं तो हमें फेल शो करेगा। एंड पे हम स्मॉल ब्रैकेट से इसको क्लोज करेंगे, एंटर किया तो अब आप देखें यहाँ पे फेल जो है वो लिखा हुआ आ गया है, यानी कि इस सेल के अंदर जो मेरे मार्क्स हैं वो 50 से कम हैं, जो कि मुझे इधर डाटा में शो भी हो रहा है। अब इस फॉर्मूले का फ़ायदा आप देखें कि ये एक सेल पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, इसको मैं अब ड्रैग करूँगा जब नीचे की तरफ तो ये सारे सेल्स के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है वो अप्लाई हो गया। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, जैसे कि इधर यहाँ भी 80, 88, 60, 67 वहाँ पे पास आ गया, और जहाँ ही मार्क्स 50 से कम है जैसे कि 48 है तो वहाँ पे फेल लिखा गया। अब हमारे पास अगर 1000 स्टूडेंट्स का डाटा हो, जितने मर्जी स्टूडेंट्स का डाटा हो, हम एक सेल में फार्मूला लगाएंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो चंद सेकंड्स के अंदर हमारे पास कंप्लीट रिज़ल्ट जो है वो डाटा एनालिसिस हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो इफ़ फार्मूला जो है हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसका एक मरतबा फिर मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इफ़ लिखना है, फिर एक लॉजिकल टेस्ट लगाना है, और लॉजिकल टेस्ट के बाद आपने वो रिज़ल्ट लिखने हैं कि अगर ये मेरा लॉजिकल टेस्ट ठीक है तो ये रिज़ल्ट मुझे शो हो, और अगर रिज़ल्ट
जो है वो ठीक नहीं है, अगर लॉजिकल टेस्ट मेरा जो है वो फॉल्स है, तो ये वाला रिज़ल्ट जो है शो हो। तो इस तरह हम इफ़ फार्मूला जो है अप्लाई इजीली कर सकते हैं। और इसके ज़रिए, ये तो एक मैंने क्लास रिज़ल्ट बनाया था, इसकी मज़ीद जो है एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2 से 3 एग्जांपल्स डिफरेंट किस्म की अप्लाई करेंगे, ताकि इफ़ फार्मूला जो है हमें मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। आज का लेक्चर जो था सिर्फ इतना सा था, नेक्स्ट लेक्चर भी आप लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स का आज 16th लेक्चर है। आज भी हम इफ़ फार्मूला, जो हमने लास्ट टाइम 15th लेसन में हमने ये देखें इफ़ फार्मूले को स्टडी किया था, आज हम इफ़ फार्मूला की मज़ीद 2 एग्जांपल्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने जो ये फार्मूला अप्लाई किया था, इसमें हमारे पास 2 टेस्ट थे। एक ये देखें पास का था और एक फेल का था। अब अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि हमने 2 से ज़्यादा टेस्ट अप्लाई करने हों, तो फिर हम किस तरह इफ़ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये मैंने एक एग्जांपल 1 यहाँ पे लिखी है। इसको आप देखें कि हमने स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करनी है क्लास में। ये स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स आगे लिखे हुए हैं, और आगे अब हमने इनकी ग्रेडिंग करनी है कि किसका A+ आया है, किसका A ग्रेड आया है, और इस तरह हम उसकी D ग्रेड तक सारों को हम ग्रेड देंगे। तो उसके लिए हम इफ़ फार्मूला किस तरह लिखेंगे। अब हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि 80 और 80 से प्लस जिसके मार्क्स हैं उसका हम A+ ग्रेड देंगे, 70 और 70 से प्लस वाले को A ग्रेड, इसी तरह 60, 60 और 60 से अबव वाले को B ग्रेड मिलेगा। 50 मार्क्स और 50 से अबव वाले जो हैं और 60 के दरमियान, इन्हें हम C ग्रेड देंगे, और 40 और 50 के दरमियान जो हैं इन्हें हम D ग्रेड दिया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे, उसके लिए आप देखें कि हमने वही इसका सिंटेक्स है कि इक्वल, फिर लॉजिकल टेस्ट लिखना है, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इक्वल लिखा, इक्वल के बाद आ जाएगा अब हमारे पास इफ़, ब्रैकेट क्लोज। हमने इस सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो आ गया H7। अब हम लॉजिकल टेस्ट है हमारा कि हमारी वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, यानी 80 या 80 से हमारी वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर देन हो, तो हमने स्टूडेंट को जो ग्रेड देना है वो है A+। इन्वर्टेड कॉमा लगाया पहले, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर A+ लिख लिया। ये हमारा आ जाएगा पहला लॉजिकल टेस्ट। अब हम दोबारा कॉमा लगाएंगे, और सेकंड हम इसमें चूँकि हमने 2 से ज़्यादा जब हमने इधर लॉजिकल टेस्ट लगाने हैं, तो हम हर लॉजिकल टेस्ट के लिए हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉमा लगा के दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट में, फिर वही सेल यूज़ किया। अब इसकी वैल्यू हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल हो 70 से, तो अब उसका जो ग्रेड आएगा वो है A। तो अब इन्वर्टेड कॉमास में हमने A लिख दिया। अब फिर हम कॉमा लगाया और नया इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। उसमें हम ये लिखेंगे कि अगर हमारे इस सेल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो 60 के, तो फिर हमारा जो ग्रेड आ जाएगा वो आएगा B। मज़ीद हम फिर लगाएंगे इफ़ का फॉर्मूला, ब्रैकेट। अब सेल सेलेक्ट किया कि अब अगर हमारे पास जो इधर, अगर वो क्योंकि फॉर्मूला उसके ऊपर आ गया, हम इधर सेल का नंबर लिख भी सकते हैं। इफ़ ये जो H7 है हमारे पास, H7 हमने लिख दिया, ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके,
50 लिखा, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आए सी ग्रेड। अब हमने कॉमा डाल के और इन्वर्टेड कॉमास में सी लिख दिया। और लास्ट में है कि अगर इफ़ ब्रैकेट में हमारा जो H7 सेल है ये ग्रेटर देन या इक्वल हो 40 के, तो फिर कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिख दिया कि उसका ग्रेड आना चाहिए डी। अब देखें, अब आपने सारी ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, जितने भी आपने फार्मूलाज में इफ़ लगाया है उतने आपने ब्रैकेट्स एंड पे डालने हैं। हमारे जो यूज़ हुआ है वो है 1 2 3 4 5 हमने इफ़ जो है वो फार्मूलाज यूज़ किए हैं, तो हम एंड पे ब्रैकेट को भी 5 जो है ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। एंटर करें तो आप देखें कि आपके पास इधर जो ग्रेड है, चूँकि फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 80 से अबव है, तो देखें ग्रेड जो है A+ आ गया। अब हम इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो अब आप देखें कि हर स्टूडेंट के सामने जो है वो नंबरों के सामने उसकी ग्रेडिंग कर दी गई है। लास्ट से देखें कि इसके मार्क्स जो हैं 41 हैं, 40 और 50 के दरमियान है तो ग्रेड इसका आ गया D। 50 और 60 के दरमियान थे C आ गया, 60 से अबव थे B आ गया, 70 में थे तो A, 80 था फिर भी A+, और 80 से अबव थे तो फिर भी A+ ग्रेड आ गया। यानी कि हमारा जो हम फॉर्मूला लगाना चाहते थे वो बिल्कुल ठीक लग गया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जितने मर्जी हों तो हम सेम फार्मूला को ड्रैग करते जाएंगे, तो हमारा जो है ग्रेडिंग होती जाएगी। इसको एक मरतबा फिर क्विकली देख लेते हैं। ये फार्मूला बार में आए, H7 यानी कि हमने वो सेल आया हमारे पास, उस पर हमने लॉजिकल टेस्ट लगाया, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा के 80, फिर हम लगाते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने उसका रिजल्ट लिख दिया कि A+ हमारे पास आना चाहिए, फिर कॉमा आया, फिर नेक्स्ट इफ़ की कमांड हमने लगाई कि अगर H7 की वैल्यू 70 हो तो फिर जो है हमारे पास रिजल्ट A आना चाहिए, कॉमा लगा के फिर नया F। तो इस तरह ये इधर हमने 5 लगाए थे, अब 5 से ज़्यादा भी जो है इसमें जो है लॉजिकल टेस्ट जो है अप्लाई करके तो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल 2 मैंने इधर बनाई है, इसमें हमने ग्रेडिंग की है और आगे रिमार्क्स दिए हैं कि अगर फर्स्ट ग्रेड आया है तो एक्सीलेंट, सेकंड ग्रेड है तो गुड और थर्ड ग्रेड है तो नॉर्मल रिज़ल्ट आया। तो उसके लिए भी अगर आप फार्मूला देखें इधर फार्मूला बार में D7 है, ये हमारे पास सेल जिसको ऊपर हमने लॉजिकल टेस्ट लगाया। इफ़ D7 में हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है, अगर D7 में हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्सीलेंट। अगर D7 में सेकंड लिखा हुआ है उसका रिजल्ट आएगा गुड, और अगर D7 में थर्ड लिखा हुआ है तो उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा नॉर्मल। एक बात आप यहाँ पे देखें कि इन्वर्टेड कॉमास हमने कब यूज़ करने हैं। इन्वर्टेड कॉमास हमने तब यूज़ करने हैं जब हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है। जैसे ये मैंने फर्स्ट लिखा था तो इसके लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसकी वैल्यू लिखी है। एक्सीलेंट लिखा है तो उसकी वैल्यू मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है। जब भी आपने टेक्स्ट यूज़ करना है तो इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखना है। जबकि अगर आप इधर ग्रेडिंग वाले फार्मूला में देखें, जब मैंने इधर 80 लिखा है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किए, यहाँ पे A+ लिखा है, चूँकि ये टेस्ट है, एक टेक्स्ट है, तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। तो इन्वर्टेड कॉमास जो है इसका आपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है। जब टेक्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे, और जब टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो उसको सिंपली अपने नंबर की फॉर्म में लिख देना है। इस फॉर्मूले को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसके 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करें। जैसे मैंने ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, ये स्टूडेंट ग्रेडिंग की जो दोनों एग्जाम्पल हैं, आप इनको सॉल्व करें। हो सकता है फर्स्ट टाइम मिस्टेक हो, और इसमें मिस्टेक ज़्यादातर सिंटेक्स की होती है कि आपने कहीं कॉमा नहीं डालेंगे या इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे। तो 1-2 मरतबा आप इसको करें तो आपका जो है ये फार्मूला जो है आपको मुकम्मल तौर पर आप ये सीख जाएंगे और कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज का लेसन सिर्फ इतना सा था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सेल के मज़ीद जो अब फार्मूलाज जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।